हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड से चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक है पहलवान की ढोलक। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इस पाठ का सारांश बताने से पहले मैं आपको लेखक का परिचय देना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जेल के औराही हिंगना में हुआ था। इन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान किया। इनकी साहित्य साधना व राष्ट्रीय भावना को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका देहावसान हो गया। इनकी रचनाएं हैं। हिंदी कथा साहित्य में रेणु का प्रमुख स्थान है। इनकी रचनाओं में इनका उपन्यास मैला आंचल, परती परिक्रथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कहानी संग्रह में है ठुमरी, आगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप। संस्मरण में है ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। रिपोर्टाज में है नेपाली क्रांति कथा। इनकी तमाम रचनाएं 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित हैं। साहित्यिक विशेषताओं के विषय में कह सकते हैं, हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने विभिन्न राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्रों में भी सक्रिय भागीदारी की। इनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को एक नया तेवर देने में सहायक रही। 1954 ईस्वी में इनका उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने हिंदी उपन्यास विधा को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की इस अवधारणा ने उपन्यासों और कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। आंचलिक रचनाओं का अर्थ होता है कि किसी अंचल विशेष, किसी क्षेत्र विशेष की लोक कथा का वर्णन होता है और लोक भाषा, लोक जीवन से जुड़ी जो कहानी या उपन्यास होते हैं। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज़ एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है। इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ शस्य श्यामला है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी है। आज़ादी मिलने के बाद भारत में जब सारा विकास शहरों में केंद्रित होता जा रहा था तो ऐसे में रेणु ने अंचल की समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया। इनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। भाषा शैली के विषय में कह सकते हैं कि रेणु की भाषा में अंचल विशेष प्रभावित है। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। गंभीर विषयों पर भाषा संस्कृत निष्ठ हो जाती है। भाषा में चित्रात्मकता बहुत मिलती है। भाव प्रवाह के अनुसार वाक्य छोटे हो जाते हैं। विशेषणों का सुंदर प्रयोग है। इस पाठ में पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। यह इसका सारांश बताने से पहले मैं इस विषय में आपको कुछ बता दूं। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं
बल्कि ज़मीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीब पहलवानी या गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन को भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? यह पाठ नए कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है कि जिसमें कला के महत्व को बताया गया है। अब इस शीर्षक पहलवान की ढोलक इस कहानी का सारांश मैं बताऊंगी। सर्दी का मौसम था। गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था। अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता थी। आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे। सियारों व उल्लुओं की डरावनी आवाज़ से वातावरण की निस्तब्धता कभी कभी भंग हो जाती थी। कभी किसी झोपड़ी से कराहने व कै करने की आवाज़ तथा कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते थे। सांय या रात्रि को सब मिलकर रोते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी। यह आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला। वह गांव में गाय चराता, ताज़ा दूध पीता तथा कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। लुट्टन इनसे बदला लेना चाहता था। कसरत के कारण वह किशोरावस्था में ही पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती व दाव पेच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था, जो उस क्षेत्र के बहुत ही जाने पहचाने प्रसिद्ध पहलवान थे। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल वो शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। दर्शक उसे पागल समझते थे। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु वह सफाई से आक्रमण को संभाल कर उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाज़त मांगी। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने उसे समझाया, परंतु लुट्टन ने कहा कि इजाज़त न मिली तो पत्थर पर माथा पटक कर मर जाएगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश होकर राजा साहब ने इजाज़त दे दी। बाजे बजने लगे। लुट्टन का ढोल भी बजने लगा था। चांद ने उसे कस कर दबा लिया था।
वह उसे चित्त करने की कोशिश में था। लुट्टन के समर्थन में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जबकि चांद के पक्ष में राजमत व बहुमत था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, तभी ढोल की पतली आवाज़ सुनाई दी, धाक धिनाधिन तिरकट तिना, धाक धिनाधिन तिरकट तिना। इसका अर्थ था दाव काटो, बाहर जाओ। लुट्टन ने दाव काटी तथा लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। ढोल ने आवाज़ दी, चटाक चटधा, अर्थात उठाकर पटक दे। लुट्टन ने दाव पर जोर लगाकर चांद को ज़मीन पर दे मारा। ढोलक ने धिना धिना धिक धिना कहा और लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित्त कर दिया। ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि की तथा जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा की जयकार की। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत न करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राज पंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं है। राजा साहब ने उनकी एक न सुनी। एक ही दिन में लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया, उनसे काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हरा दिया। उसके बाद वह दरबार का दर्शनीय जीव बन गया। लुट्टन सिंह मेलों में घुटने तक लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता, हलवाई के आग्रह पर 2 से रसगुल्ला खाता था, मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूस लेता। वह बच्चों जैसे शौक रखता था। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता। कोई करता तो उसे राजा साहब इजाज़त नहीं देते थे। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। उसके 2 पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी 2 पहलवान पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पहलवान थे। दोनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। पहलवान हर रोज़ सुबह उनसे कसरत करवाता, दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता। वह बताता कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। उसने पहलवानों की छुट्टी कर दी। लुट्टन ढोलक कंधे से लटकाए अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी बना दी तथा वह गांव के नौजवानों व चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों व मज़दूरों के बच्चे स्कूल में आने बंद हो गए। अब वह अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमा कर लाते थे। गांव में अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई तथा फिर मलेरिया व हैजा फैल गया। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगीं। लोग एक दूसरे को ढांढस देते तथा शाम होते ही घरों में घुस जाते। लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी, जो गांव में अर्ध मृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। पहलवान सारी रात ढोलक पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। उसने लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट गई। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ गई। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित्त नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजा देना। इसके साथ ही अब मैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी।
पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसे ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में अद्भुत तालमेल था। ढोल बजते ही लुट्टन की रगों में खून दौड़ने लगता था। उसे हर थाप में नए दाव पेच सुनाई पड़ते थे। ढोल की आवाज़ उसे साहस प्रदान करती थी। ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में निम्नलिखित तालमेल हम कह सकते हैं। वो है, धाक धिना धिन, धाक धिना तिरकट तिना, दाव काटो बाहर जाओ, चटाक चटधा उठा पटक दे, धिना धिना धिक धिना, चित्त करो, धाक धिना ना वाह पट्ठे, चट गिड्ढा मत डरना। ये ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह का संचार करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? बचपन में 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। सास पर हुए अत्याचारों को देखकर बदला लेने के लिए वह पहलवानी करने लगा। किशोरावस्था में उसने श्यामनगर दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान को हराया तथा राज पहलवान का दर्जा हासिल किया। उसने काले खां जैसे प्रसिद्ध पहलवानों को जमीन सुंघा दी तथा अजेय पहलवान बन गया। वह 15 वर्ष तक राज दरबार में रहा। उसने अपने दोनों बेटों को भी पहलवानी सिखाई। राजा साहब के अचानक स्वर्गवास के बाद नए राजा ने उसे दरबार से हटा दिया। वह गांव लौट आया। गांव आकर उसने गांव के बाहर अपना अखाड़ा बनाया तथा ग्रामीण युवकों को कुश्ती सिखाने लगा। अकस्मात सूखा व महामारी से गांव में हाहाकार मच गया। उसके दोनों बेटे भी इस महामारी की चपेट में आ गए। वह उन्हें कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। पुत्रों की मृत्यु के बाद वह कुछ दिन अकेला रहा और अंत में चल बसा। तीसरा प्रश्न है, लुट्टन पहलवान ने ऐसे क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए कि लुट्टन सिंह ढोल को अपना गुरु क्यों मानता था। इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि पहलवान ने ढोल को अपना गुरु माना और एकलव्य की भांति हमेशा उसी की आज्ञा का अनुकरण करता रहा। ढोल को ही उसने अपने बेटों का गुरु बनाकर शिक्षा दी कि सदा इसको मान देना। ढोल लेकर ही वह राज दरबार से रुखसत हुआ। ढोल बजा बजा कर ही उसने अपने अखाड़े में बच्चों लड़कों को शिक्षा दी, कुश्ती के गुर सिखाए। ढोल से ही उसने गांव वालों को भीषण दुख में भी संजीवनी शक्ति प्रदान की थी। ढोल के सहारे ही बेटों की मृत्यु का दुख 5 दिन तक दिलेरी से सहन किया और अंत में वह भी मर गया। यह सब देखकर लगता है कि उसका ढोल उसके जीवन का संबल, जीवन साथी ही था। संबल यानी कि सहारा। चौथा प्रश्न है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। इसका कारण था गांव में निराशा का माहौल। महामारी व सूखे के कारण चारों तरफ मृत्यु का सन्नाटा था। घर के घर खाली हो गए थे। रात्रि की विभीषिका में चारों तरफ सन्नाटा होता था। ऐसे में उस विभीषिका को पहलवान की ढोलक की चुनौती देती रहती थी। पहलवान की ढोलक ही उस घड़ी में चुनौती का देने का काम करती थी। ढोल की आवाज़ में निराश लोगों के मन में उमंग जगती थी, उनमें जीवंतता भरती थी। वह लोगों को बताना चाहता था कि अंत तक जोश व उत्साह से लड़ते रहो। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था, अथवा पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज़ बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती?
अथवा पहलवान की ढोलक साधनहीन गांव वालों के प्रति क्या भूमिका निभाती थी और कैसे? इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि महामारी की त्रासदी से जूझते हुए ग्रामीणों को ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति की तरह मौत से लड़ने की प्रेरणा देती थी। यह आवाज़ बूढ़े, बच्चों व जवानों की शक्तिहीन आँखों के आगे दंगल का दृश्य उपस्थित कर देती थी। उनकी स्पंदन शक्ति से शून्य स्नायुओं में बिजली दौड़ जाती थी। ठीक है कि ढोलक की आवाज़ में बुखार को दूर करने की ताकत न थी, पर उसे सुनकर मरते हुए प्राणियों को अपनी आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। उस समय वे मृत्यु से नहीं डरते थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज़ गांव वालों को मृत्यु से लड़ने की प्रेरणा देती थी। अगला प्रश्न है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? सूर्योदय के दृश्य में महामारी फैलने की वजह गांव में सूर्योदय होते ही लोग कांखते, कूखते, कराहते अपने घरों से निकलकर अपने पड़ोसियों व आत्मियों को ढांढस देते। इस प्रकार उनके चेहरे पर चमक बनी रहती थी। वे बचे हुए लोगों को शोक न करने की बात कहते थे। सूर्यास्त होते ही सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। उस समय वे चूं तक नहीं करते थे। उनके बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। यहाँ तक कि माताओं में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत भी नहीं होती थी। ऐसे समय में पहलवान की ढोलक की आवाज़ रात्रि की विभीषिका को चुनौती देती रहती थी। 7वां प्रश्न है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। अब ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि कुश्ती या दंगल पहले लोगों व राजाओं के प्रिय शौक हुआ करते थे। राजा पहलवानों को सम्मान देते थे, परंतु आज स्थिति बदल गई है। अब पहले की तरह राजा नहीं रहे। दूसरे मनोरंजन के अनेक साधन प्रचलित हो गए हैं। कुश्ती की जगह अब अनेक आधुनिक खेल प्रचलन में हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज, फुटबॉल आदि। अब कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कुश्ती की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और साथ साथ पहलवानों को उचित प्रशिक्षण व कुश्ती को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का सहयोग लिया जाता है। 8वां और अंतिम प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। लेखक अमावस्या की रात की विभीषिका का चित्रण करता है। महामारी के कारण गांव में सन्नाटा है। ऐसी स्थिति में कोई भावुक तारा आकाश से टूटकर अपनी रोशनी गांव वालों को देना चाहे तो भी उसकी चमक व शक्ति रास्ते में ही खत्म हो जाती है। तारे धरती से बहुत दूर हैं। भावुक तारे की असफलता पर अन्य तारे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। दूसरे शब्दों में स्थिर तारे चमकते हुए लगते हैं तथा टूटा हुआ तारा समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, एक मानवीकरण के अंश जिसमें पूछा गया है। तो पहला है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। इसका आशय है कि इसमें रात का मानवीकरण किया गया है। ठंड में ओस रात के आंसू जैसे प्रतीत होती है। ऐसे लगते हैं मानो गांव वालों की पीड़ा पर रात आंसू बहा रही है। दूसरा है, तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। तारों को हंसते हुए दिखाकर उनका मानवीकरण किया गया है। वे मजाक उड़ाते हुए प्रतीत होते हैं।
तीसरा है ढोलक लुढ़की पड़ी थी। यहाँ पहलवान की मृत्यु का वर्णन है। पहलवान वो ढोलक का गहरा संबंध है। ढोलक का बजना पहलवान के जीवन का पर्याय है। इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।